बेरोजगारी के दिन थे, करने के लिए कुछ नहीं था जी। तो जब आपका सिलेक्शन नहीं हुआ? वो काफी विषम परिस्थितियां आप कह सकते हो। गेट पे खड़ा रहा जी। गेट पे बैठे रहे जी। कि कब आएंगे ऐसा राजू सर। मैं डेटा मोबाइल में लेके जाता था, फोटो खींचता था जो मुझे कल पढ़ाना है। क्लास में मैं कभी ये शो नहीं होने देता कि मेरे साथ ये चल रहा है। तो लगभग कितने स्टूडेंट सिलेक्शन ले चुके हैं अभी? हमारे यहाँ पे एक ट्रेंड चलता है कि हम कहते हैं कि भाई क्या कि लड़कियों की शादी कर लो तो इसका मतलब है कि लड़की सेटल्ड हो गई है। हेलो एंड नमस्कार, मैं मुकुल स्वागत करता हूं आप सभी का माई टॉक शो में। तो जैसा कि अभी तक हम लोग 5 टॉपर्स के इंटरव्यू आप लोगों के सामने लेकर आए हैं, इसी के चलते आज हमारे साथ जो सामने बैठे हैं बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग इनकी कहानी रही है। तो इनसे मुलाकात कराने से पहले इनके बारे में 2-4 चीजें मैं आपको बता दूं। दरअसल ये हमारे परम मित्रों में से एक है और साथ ही साथ ये अभी जो हाल ही में आपकी परीक्षाएं हुई हैं उनमें 2-3 परीक्षाओं में अपना चयन ले चुके हैं। उसके अलावा ये जो है अध्यापन का कार्य भी करते हैं। तो इन्हीं से हम आपकी मुलाकात करवाते हैं। सबसे पहले तो आपका नाम क्या है? नमस्कार मुकुल भाई जी। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें ये मंच दिया जहाँ हम अपनी बात कर सकते हैं जी। और आपको बहुत बहुत बधाई पहले तो माई टॉक शो के लिए। जी धन्यवाद। मेरा नाम सुनील बिष्ट है। जी। मैं रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। जी। रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में एक छोटी सी ग्राम सभा है नाग पकड़कर, जी। मैं वहां से बिलोंग करता हूँ। मेरी स्टार्टिंग की पढ़ाई मेरी 8 तक की पढ़ाई गांव से हुई है। उसके बाद मैं GIC रुद्रप्रयाग में जी। पढ़ाई के लिए आ जाता। उसके बाद जो मेरा ग्रेजुएशन हुआ है जी। वो उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी से हुआ है। यूट्यूब और से। हाँ जी, और मैंने मैकेनिकल में जी। ग्रेजुएशन किया हूँ। मैकेनिकल में। तो सबसे पहले तो सुनील भाई जैसा कि मैंने आपको बताया ये हमारे मित्र हैं, लेकिन ये टीचर भी है, एक पढ़ाते भी हैं, तो वो सब हम बाद में आएंगे। सुनील भाई दरअसल मैं अभी तक 3-4 इंटरव्यू ले चुका हूं, उसमें मैंने एक चीज देखी, मैंने देखा 3 लोग उसमें रुद्रप्रयाग में थे। तो ऐसा क्या है रुद्रप्रयाग में कि अक्सर सरकारी सेवाओं में रुद्रप्रयाग के लोग ही आ रहे हैं? आप तो पहले इसे भगवान महादेव की कृपा कह सकते हैं। रुद्रप्रयाग एक रुद्र भूमि है, केदार भूमि है, मतलब महादेव शंकर की भूमि है। जैसे कि आपको पता है कि रुद्रप्रयाग एक इंटीरियर डिस्ट्रिक्ट है। जी जी। है ना। रुद्रप्रयाग की भौगोलिक परिस्थितियां बहुत अच्छी नहीं है। जी। आपने देखा होगा कि चाहे हम GDP में योगदान कहें रुद्रप्रयाग का, जी। या इंडस्ट्रीज कहें रुद्रप्रयाग में, या औद्योगिक क्षमता इतनी ज्यादा रुद्रप्रयाग में है नहीं। जी। तो वहाँ के लोगों के पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो है आपकी सरकारी नौकरी। इसीलिए आपको बहुत सारे बच्चे या मेहनती बच्चे सरकारी नौकरी में दिखेंगे और भौगोलिक परिस्थितियां विषम होने के कारण आपको वहाँ पे मेहनती बच्चे दिखेंगे जो बचपन से ही स्कूल तक बड़े मेहनत करके जाते हैं। जी, तो जैसा कि हमने यही रीजन है आपका कि रुद्रप्रयाग में एक मेहनती बच्चा रहता है और भगवान शिव की कृपा तो है ही। जी जी। हाँ ये जी, बिल्कुल इसे deny नहीं कर सकते। केदारनाथ हाँ जी, वहीं पर है। बिल्कुल। सुनील भाई आपने बताया जैसे कि आपने 8वीं तक की पढ़ाई गांव में की, उसके बाद आप शहर में आ गए, तो शायद आप टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं। जी। तो टेक्निकल बैकग्राउंड से आपने ये सरकारी नौकरी तक का सफर, वो भी तब जब आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग करिए, बहुत अच्छे ऑप्शन होते हैं आपके पास, आप गेट क्वालिफाई करो या फिर आप इंजीनियर बनो, तो घर वालों की चाहत भी वही होती है। तो आप यहाँ राज्य सेवाओं में कैसे पहुंच गए? पहले तो मैं ये कहूंगा कि गेट क्वालिफाई करने की क्षमता मुझे अपने अंदर लगी नहीं। जी जी। मैंने दिया था गेट का एग्जाम, लेकिन मैं इतना अच्छा स्कोर वहां पे कर नहीं पाया। और स्टार्टिंग मैंने प्राइवेट नौकरी से की है, लेकिन कुछ समय बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं टेक्निकल के जो प्रिपरेशन में आ गया था। जी जी। तो जो मैंने स्टार्टिंग किया वो पहले मैंने टेक्निकल की प्रिपरेशन की है। जी। टेक्निकल में क्या होता है कि SSC के फॉर्म आते हैं। जी जी। SSC। हाँ, SSC JEE के फॉर्म आते हैं। जी। लेकिन उसमें होता क्या है कि मैकेनिकल के इतने फॉर्म आते नहीं, तो मैकेनिकल वालों का स्कोप बहुत ज्यादा अच्छा है नहीं। जी जी। तो मैं ये बात समझ चुका था, तो बाद में मैंने उसको स्विच करके, और हाँ टेक्निकल में जो टेक्निकल के फॉर्म आते हैं उसके लिए भी GS आपकी कंपलसरी है। जी जी। मैथ्स रीजनिंग SSC के लिए वहां भी पढ़ना पड़ता है। जी। तो उसको पढ़ने के लिए मैं नॉन टेक्निकल इंस्टीट्यूट में भी आ गया, लेकिन धीरे धीरे मुझे उसमें अच्छा लगने लगा। मुझे पॉलिटी अच्छी लगने लगी, आपकी हिस्ट्री अच्छी लगी, मुझे जानना अच्छा लगा कि इंडियन इकोनॉमी क्या है। जी। तो मैं फिर इसी दिशा में चला आया और फाइनली मैं इस साइड आया। जी। तो जितने भी व्यूअर देख रहे हैं, सबसे पहले तो जैसा कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं हमेशा, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं अधिक से अधिक आप लोग शेयर करें, क्योंकि सुनील भाई से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए इनकी स्टोरी बहुत अलग स्टोरी ये रही है और बहुत संघर्ष आप इनके स्टोरी में आगे देखेंगे। तो आपका एक दायित्व बनता है ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर करें और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सुनील भाई हमने देखा कि आपने, चलिए ठीक है, यहाँ पर आपने टेक्निकल से यहाँ पर आए, तो फिलहाल आपने जो परीक्षा हुई है किस किस परीक्षा में अपना स्थान हासिल किया है आपने? फिलहाल जो मेरा फाइनल सिलेक्शन आया है वो एक कनिक सहायक में आया है जी। और BDO BPDO में आया है। जी। बाकी
कुछ जगह मेरे प्री में रह गया था, जी। प्री निकालने के बाद रह गया था। जैसे प्री भी आपने बहुत सारे निकाले। FRO का मैंने मेंस दिया है, मैंने टीचर्स का मेंस दिया, आपका मैंने NT का दिया है जी। ठीक है। तो काफी जगह मैं प्री के बाद रह गया था जी जी। लेकिन मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं पाया और पटवारी लेखपाल में मैं फाइनल सूची में जगह नहीं बना पाया। जी जी। हाँ, पटवारी में भी आपने कुछ नंबर से रह गया था। अच्छा, सुनील भाई ना मेरे मित्र है, तो मित्र के नाते मैं इनसे एक सवाल पूछूंगा क्योंकि जवाब मैंने इनसे भी कभी नहीं पूछा। सुनील भाई, आप जैसे आपने बताया रुद्रप्रयाग की भौगोलिक दिशाएं जो है विषम है, तो जब आपने पटवारी का फॉर्म भरा तो आपने अपने डिस्ट्रिक्ट को छोड़कर हरिद्वार से क्यों भरा? हरिद्वार से भरने का एक रीजन ये भी था कि वर्तमान में जो मेरा घर है जी। वो देहरादून में है। अच्छा, आप यहीं रहते हैं? तो हरिद्वार से मेरे लिए नजदीक है। जी। आप पूछोगे देहरादून से क्यों नहीं भरा, तो मैं फ्रैंकली कहना चाहूंगा कि देहरादून में मुझे कंपटीशन हाई लगा। जी जी। क्योंकि मुझे पता था कि मेरे जो सहपाठी मित्र हैं बहुत जो अच्छे अच्छे लेवल पे तैयारी कर रहे जी। हैं, वो मोस्ट ऑफ द जितने भी स्टूडेंट थे वो देहरादून से भर रहे थे। जी। तो फिर मुझे जो सुटेबल ऑप्शन लगा वो आपका हरिद्वार था, तो मैं हरिद्वार की तरफ लिया। जी। सुनील भाई, आप जैसे आपने 746 में स्थान हासिल करा, आपको भी पता है कि 2019 का वो पेपर था जिसका रिजल्ट 2020 में आया और अब जाकर उसके 2-4 दिन पहले फाइनल रिजल्ट आया। तो कौन सा डिपार्टमेंट मिला पहले तो उसमें आपको? मुझे शहरी विकास मिल रखा है और मेरी जो अभी मुझे प्लेसिंग मिली हुई है वो है आपकी डोईवाला नगर पालिका। डोईवाला नगर पालिका। तो सैम भाई, आपने इस दौरान, देखिए आप अध्यापन का कार्य करते हैं, उस पर आएंगे, जब आपने वो परीक्षा दी थी क्योंकि उसका रिजल्ट तो बहुत जल्दी आ गया था, तो आपको ये पता लग गया था आप इसमें सिलेक्टेड हो, अब तक आपकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है, तो इस दौरान आपने क्या मतलब परिस्थितियां झेली या किस तरह आप मेंटल प्रिपेयर रहे, कैसा रहा मतलब आपका यहाँ तक सफर वहां से? जो ये एग्जाम था आपका, जो 746 का एग्जाम था, वो लास्ट ईयर हो गया था। आई थिंक 31 अक्टूबर को हो गया 2021 में। जी जी। ठीक है। उसके बाद हमने बीपीडीओ भी किया था। जी। ठीक है। उसमें बहुत कम नंबर से मेरा सिलेक्शन रह गया था उसमें, लेकिन उसके बाद की जो सिचुएशन रही मेरे लिए काफी टफ रही है। जी जी। इस बीच में मेरे पिताजी भी बीमार थे। जी जी। जो लास्ट ईयर सितंबर में उनका देहांत हो गया। ठीक है। जी जी। तो ये सिचुएशन भी हमने झेली है। जी जी। ठीक है। उसके बाद मैंने अध्यापन का कार्य शुरू किया। श्री एजुकेशन में मैं वर्तमान में पढ़ा रहा हूँ। उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी इस चीज का मैं शुक्रगुजार भी हूँ। तो वहाँ पे मैं लगातार तब से लेके अब तक अध्यापन का कार्य कर रहा हूँ। और इसी बीच में हमने बेरोजगारी के दिन थे, करने के लिए कुछ नहीं था। जी। तो मेरे 2 मित्रों के साथ मिलके हमने स्टूडेंट लाइब्रेरी नाम से भी एक लाइब्रेरी खोली है जो नेहरू कॉलोनी में आपके। जी जी। तो ये संघर्ष, जैसा कि आपने बताया, सारी स्टोरी पर हम आएंगे, शुरुआत वहां से करेंगे जब आपका लास्ट टाइम वीपीडीओ का पेपर हुआ, क्योंकि सुनील भाई मित्र है मेरे, तो मैंने देखा था। सुनील भाई, आप बहुत डिजर्विंग कैंडिडेट थे उस समय, लेकिन पॉइंट से आपका रुका था, तो उस दौरान आपकी क्या पीड़ा थी? क्योंकि दरअसल ऐसा था कि ना वो एग्जाम रद्द हो रहा था, तो आपने बहुत ज्यादा उस समय मतलब परेशानियां झेली हैं। तो कैसे रहा मतलब वहां आपका जब आपका सिलेक्शन नहीं हुआ? वो काफी विषम परिस्थितियां आप कह सकते हो। और वो एग्जाम भी बड़ा मतलब उत्तराखंड का आप कह सकते हो कि अभी तक का सबसे कंट्रोवर्सी वाला एग्जाम जो वही रहा है। वो शुरू से ही कंट्रोवर्सी में था, क्योंकि जब उसका रिजल्ट आया था उस एग्जाम का, तो आप देखेंगे कि उसमें आंसर की गलत थी। हाँ जी। जिस सेक्टर में हम थे कम से कम 5 क्वेश्चन ऐसे डिलीट हुए थे या उन्हें चेंज किया गया था जी, जो बिल्कुल गलत थे, जो होने नहीं चाहिए। सबको उनका आंसर पता था, लेकिन अब क्यों हुआ इस पे नहीं जाना चाहिए, या किसकी गलती, आयोग की गलती है या किसी और की गलती है, किसको सिलेक्शन देने के लिए हुआ, क्योंकि ये सारी चीजें अब खत्म हो चुकी है, नया एग्जाम हो चुका था, हम इस पे जाएंगे नहीं। लेकिन फिर भी अब इस चक्कर में मेरा जो रिजल्ट था, जो अंतिम सूची में जगह बनाना, मैं 0.6 से उसमें रह गया था जी। और 5 क्वेश्चन मेरे तब भी ऐसे थे जो सही होने चाहते। मैं बहुत बार आयोग गया, कम से कम 9 से 10 बार मैं आयोग गया, सचिव सर से मिला वहाँ पे, उस टाइम पे संतोष बड़ोनी जी वहाँ पे बैठते थे जी। तो बहुत बार हम मतलब पूरे दिन मैं गेट पे खड़ा रहा जी, गेट पे बैठे रहे जी, कि कब आएंगे एस राजू सर, क्योंकि एस राजू सर रात की शाम के 3 बजे बाद आते थे जी। तो फिर उनसे मिलना भी नहीं हो पाता था जी जी। मैं यहाँ तक कि मैं एक क्वेश्चन था उसमें डेक्कन एविएशन वाला, डेक्कन एविएशन जिसका आंसर आना चाहिए था हेली सेवा वाला। हाँ जी। तो मैं डेक्कन एविएशन के ऑफिस भी गया था, मैंने पर्सनली वहाँ से डॉक्यूमेंट्स लिए, उनका वो लिया कि भाई ये सेवा हम दे रहे हैं जी। तो वहां से भी मैं वो चीजें लेके आया। बाकी हमने कोर्ट में भी रिट फाइल की थी और विषम परिस्थितियां इसलिए भी थी, जहां हम ये कोशिश कर रहे थे अपने लिए, वही हमारे कई मित्र भी थे जो उसमें सिलेक्ट हुए थे। तो हम डायरेक्ट ये भी नहीं कह सकते थे कि ये रद्द होना चाहिए, क्योंकि वो हमारे कुछ ऐसे मित्र थे जो बहुत करीब है, सिलेक्ट हुए थे और डिजर्विंग थे, बिल्कुल डिजर्विंग थे। ऐसे नहीं है कि सब उसमें धांधली वाले या ब्लैक शिप थे, बहुत डिजर्विंग कैंडिडेट उसमें सिलेक्ट हुए थे। कुछ कैंडिडेट शुक्रगुजार है कि अभी भी सिलेक्ट हो चुके, और हमारा जो कोर ग्रुप था उससे तो सभी स्टूडेंट सिलेक्ट हो चुके, लेकिन
उन लोगों के लिए भी पीड़ा है जो इस टाइम पे उसमें सेलेक्ट हुए थे लेकिन इस टाइम पे सेलेक्ट नहीं हो पाए। जी जी सैम भाई, उस पर आएंगे आगे अभी। सुनील भाई, आपने एक चीज बताई कि जब आपका एग्जाम हो गया था, उसके बाद आपने देखा कि थोड़ा सा आपके फैमिली में पापा आपके बीमार चल रहे थे, तो उस दौरान आपका एग्जाम के आपके चक्कर कट रहे थे आयोग के, और फिर नहीं आपको पता है पटवारी की भी आप तैयारी कर रहे थे, तो उस दौरान आपने कैसे मेंटेन करा? खुद पढ़ना भी है आपको पढ़ाना भी है, घर की स्थितियां देखनी है, पापा को भी देखना है, तो कैसे आप खुद को मैनेज रख पाए? क्योंकि मुकुल भाई है क्या कि घर में सबसे बड़ा मैं ही हूँ। जी अच्छा, सबसे बड़े आप हैं। हाँ जी, घर में सबसे बड़ा मैं ही हूँ। तो पापा बीमार थे तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेरे ऊपर थी और मुझे ही करना था, स्ट्रॉन्ग मुझे ही बने रहना था। जी। तो उस टाइम पे मैंने शुरू ही किया था पढ़ाना। जी। सीरी एजुकेशन में शुरू ही पढ़ाना किया था, तो मेरे 2 से 3 लेक्चर होते थे। जी। तो मैं 2 से 3 लेक्चर वहाँ पढ़ाता था। जी। फिर उसके बाद हॉस्पिटल जाता था। जी। फिर हॉस्पिटल में जो लेक्चर के लिए आपको ऐसा नहीं होता कि लेक्चर में आप चले गए और वहाँ पे सीधे आपको पढ़ाना है। जी। आपको प्रिपरेशन भी करनी होती जी। थी। तो मैं डेटा मोबाइल में लेके जाता था, फोटो खींचता था जो मुझे कल पढ़ाना है। जी। फिर देखता था कि भाई मुझे क्या क्या पढ़ाना है, फिर नेक्स्ट डे में अपने लेक्चर देने आता था। तो ये सारी चीजें मैनेज करके चलता था और ये चलना भी पड़ता है। जी। और क्लास में मैं कभी ये शो नहीं होने देता कि मेरे साथ ये चल रहा है। जी। जी। क्लास में हमने कभी ये शो नहीं होने दिया, हम क्लास को उसी एनर्जी के साथ पढ़ाते थे जो एनर्जी क्लास की होनी चाहिए। जी। जी। जैसा कि आपने बताया, आपने अध्ययन का कार्य करा, तो मैंने देखा है आपने अपनी बहन से लेकर अपने कजन्स को, अपने दोस्तों को बहुत ज्यादा मोटिवेट करा। तो लगभग कितने स्टूडेंट या फिर आपके उससे सिलेक्शन ले चुके हैं अभी तक? मैंने गाइडेंस तो दी है, लेकिन ये कहना गलत होगा कि वो मेरी वजह से सिलेक्ट हुए। नहीं, वजह जैसे ये तो आपका बड़प्पन है, आप नहीं ले रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक दिशा सबसे बड़ी चीज होती है कोचिंग के। हाँ जी बिल्कुल। अब जो भी हमारा एक्सपीरियंस था हमने शेयर किया उनसे, जो भी हमारे नोट्स थे हमने शेयर किया है। हाँ, लेकिन वो जो मेहनत जो उन्होंने सिलेक्शन लिया है वो अपने मेहनत से ही लिया है। ठीक है। हाँ, मैंने जरूर उनको एक रास्ता दिखाया, लेकिन उस रास्ते पे चलने का काम उन्हीं लोगों का था। बाकी अगर इस एग्जाम की बात करो तो मेरा एक जो कोर ग्रुप था उसमें हम काफी मतलब एक कोर ग्रुप में प्रैक्टिस सेट देने जाता था। तो वहाँ पे एक अजय नौटियाल भाई हैं और मोहित नौटियाल, दोनों भाई हैं। वो हमारे कोर ग्रुप के मेंबर थे। आंचल विद्यालय वो हमारे कोर ग्रुप, हम 4 लोगों का एक ये ग्रुप बना था जिनने साथ मिलकर बहुत अच्छे से प्रिपरेशन की थी। उन सभी लोगों का सिलेक्शन हुआ है। बाकी मेरे घर में मेरी बहन का सिलेक्शन हुआ है, मेरे बुआ की एक बेटी है ज्योति, उनका भी इसमें सिलेक्शन हुआ है। लेकिन जो सिलेक्शन हुआ है वो अपनी मेहनत से हुआ है। जी जी, मतलब क्योंकि सुनील भाई क्रेडिट नहीं लेना चाह रहे, दरअसल मैं बता दूं सुनील भाई अध्यापन का कार्य करते हैं और हमने देखा है लगातार सुनील भाई चाहे 4 बच्चों को पढ़ाना हो या 10 को पढ़ाना हो, मतलब इन्होंने अपनी तरफ से पूरी मेहनत करी। सुनील भाई, जैसा कि आपने बताया कि आपकी बहन का चयन हुआ है, आपकी कजन का हुआ है, या फिर आपके जो साथ में थे जिनके साथ आपने तैयारी करी उनका चयन हुआ है, तो अक्सर हम देखते हैं कि लड़कियां बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो जाती हैं या फिर गांव दराज में लड़कियां तैयारी नहीं करती हैं। तो आपका एक लड़कियों के लिए क्या मैसेज रहेगा कि किस तरीके से वो तैयारी करे या क्या मतलब उनके लिए क्या करना चाहिए? अच्छा, जो मेरा चयन हुआ है, चाहे मेरी बहन का चयन हुआ है, इसका तो मैं सबसे ज्यादा जो क्रेडिट देना चाहूंगा अपने घर वालों को देना चाहूंगा, खासकर मेरे पापा को। जी। मेरे पापा की स्टार्टिंग से ही ये हमेशा ख्वाहिश रही है कि उनकी जो बेटी है जी। वो सरकारी सेवाओं में या किसी अच्छे पद पे उनका चयन हो, तब जाके शादी हो। आपने अमूमन हमारे यहाँ पे एक ट्रेंड चलता है कि हम कहते हैं कि भाई क्या कि लड़कियों की शादी कर लो तो इसका मतलब है कि लड़की सेटल्ड हो गई है। ये ट्रेंड आपने देखा होगा कि लड़कियों की शादी कर लो तो लड़कियां सेटल्ड हो गई है। मेरा मानना है कि इसको सेटल्ड होना नहीं कहते हो, आप बोझ समझ कर उसे भेज रहे हो। ठीक है ना। सेटल्ड होने का मतलब ये है कि आप उसको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाओ। और अगर आप खुश देखना चाहते हो तो खुश आप तभी देख सकते हो अपने घर की किसी लड़की को, अपनी बहन को या किसी को भी, जब उसे पहले आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाओगे और अपने पैरों पे खड़ा करोगे। तो मेरा मानना यही है कि लड़कियों के लिए शिक्षा हो चाहे जॉब हो, पहले वो जरूरी है। बाकी शादी ऐसी चीज है जिसका होना तय है, वो आज नहीं तो कल हो जाएगी। जब ये हो सकता है कि 1 साल पहले हो या 1 साल बाद हो, क्या फर्क पड़ता है। जी, अगर वो सिलेक्शन के लिए लेगी तो और खुद से भी ज्यादा वो हो जाएगा। तो कितनी अच्छी सोच है। देखिए, जो यहाँ पर बैठे होते हैं जॉब में, जितने भी डिजर्विंग कैंडिडेट होते हैं, ऐसे ही नहीं वो लोग जो 4-4 एग्जाम निकाल रहे हैं, ऐसी सोच के साथ वो लोग चलते हैं, चाहे वो अपनी बहनों को लेकर हो या फिर तमाम जो उत्तराखंड की लड़कियां हो। तो कोई भी अपने आप को कमजोर ना आके आप तैयारी जब करते हो, तो बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि सेटल होना का मतलब ये नहीं। अक्सर हम देखते हैं ना गाँव दराज में लड़कियां सोचती हैं कि शादी हो जाए। अगर आप इंडिपेंडेंट होकर अगर जॉब निकालोगे तो आपके पास बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होंगी।
सुनील भाई, ये सफर भी जारी रहा। तो जब आपने बताया कि आप घर के बड़े बेटे हैं तो जिम्मेदारी आपके ऊपर थी, तो लाइब्रेरी जब आपने खोली नेहरू कॉलोनी में, जो स्टूडेंट लाइब्रेरी वर्तमान में वहां पर है, कैसे ख्याल आया आपको कि मुझे लाइब्रेरी खोलनी चाहिए? आप इसे बेरोजगारी के दिनों का परिणाम कह सकते हो। जी बिल्कुल। जी बिल्कुल, ये बेरोजगारी के दिनों में कुछ करने के लिए था नहीं, लाइब्रेरी का ट्रेंड बहुत ज्यादा था जी। और नेहरू कॉलोनी में हम काफी टाइम से रह रहे हैं। जी जी। ऐसे नहीं, बीटेक के टाइम से नेहरू कॉलोनी में रह रहे हैं, तो हमें चप्पा चप्पा नेहरू कॉलोनी का पता है। और विचार बना ऐसे कि हुआ यूं कि सक्षम एक इंस्टीट्यूट था जी। बगल में, एजुकेशन एकेडमी करके एक बड़ा इंस्टीट्यूट है जी। पास में जो हमारा इंस्टीट्यूट है सिविल एजुकेशन करके इंस्टीट्यूट जी। है, लेकिन जो सक्षम था वो रिस्पना पुल से नेहरू कॉलोनी में शिफ्ट हो गया था। जी। तो हमें लगा कि अब ये ठीक है, यहाँ पे अच्छे खासे बच्चों की स्ट्रेंथ है। जी। हमें भी बिल्डिंग मिल गई और जी। हमने भी, मैं और मेरे साथ मेरे दो दोस्त और हैं, हमने मिलके एक प्लान बनाया और रैंडमली हमने ये एग्जीक्यूट कर लिया। ये कह सकते हैं। एग्जीक्यूट कर लिया। और वर्तमान में बहुत बच्चे, क्योंकि हम खुद भी वहां पर जाया करते थे और हम मतलब बहुत सारे बच्चे जो है, अभी आपकी मैंने 2-3 लोगों से जो इंटरव्यू करवाया वो खुद स्टूडेंट लाइब्रेरी में जाते हैं और बहुत अच्छा माहौल वहां पर है स्टूडेंट लाइब्रेरी में। अगर आप देहरादून में कहीं पर भी हो तो आप जरूर सुनील भाई से संपर्क कर सकते हैं, या फिर आप नेहरू कॉलोनी पर्सनल आके स्टूडेंट लाइब्रेरी में पढ़ सकते हैं। सुनील भाई, आगे बातों पर आएंगे। तो जैसा कि आपने एग्जाम निकाला, अब जो छात्र देख रहे हैं उनका अक्सर ये सवाल रहता है कि क्या रणनीति आपने अपनाई, किस तरीके से आपने अपनी तैयारी करी? मैंने स्टार्टिंग में क्लासेस ली थी, वहाँ पे एक विपिन सर थे। जी। तो जीएस मैं सबको क्रेडिट देना चाहूंगा, उन सारे सर लोगों को क्रेडिट देना चाहूंगा जिनका थोड़ा भी योगदान मेरे सफलता में है। तो मैंने जीएस वहां से पढ़ी, तो मैं अपने क्लासेस को बहुत सीरियसली लेता था जी। क्योंकि मेरा मानना ये था कि आपके एक दिन के क्लासेस से, अगर एक दिन के लेक्चर से अगर आप उसे सीरियसली लो तब जाके आपके पूरे सब्जेक्ट स्ट्रांग होंगे। जी। अगर आप हर दिन को सीरियसली लोगे, हर दिन के लेक्चर को और आज भी मैं अपने क्लासेस में ये बात बोलता हूँ जी। कि भाई आपको ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट कोई घुट्टी पिला देगा और एकदम ही आपको सारी जीएस आएगा। आपको एक एक दिन एक एक लेक्चर को सीरियसली लेना पड़ेगा और ये काम मैंने बखूबी निभाया। मैं हर टेस्ट में अच्छे से पार्टिसिपेट करता था और हर टेस्ट में कोशिश करता था कि मैं अपना बेस्ट से बेस्ट परफॉर्म करूं, चाहे वो सिंगल क्लास का टेस्ट हो, चाहे वो वीकली टेस्ट हो, चाहे वो मंथली टेस्ट हो, चाहे वो टारगेट टेस्ट हो। जी। तो जीएस तो आपने वहां से पढ़ी, उसके अलावा भी उत्तराखंड और हिंदी थी, ये चीजें आपने कैसे कवर की? उत्तराखंड और हिंदी मैंने सेल्फ किया। अच्छा, सेल्फ स्टडी। ये जो मैंने सेल्फ स्टडीज की। जैसा कि एक बच्चों का सवाल रहता है कि कौन कौन सी किताबें आपने पढ़ी थी, क्योंकि दरअसल ऐसा होता है जब भी मैं किसी बच्चे से पूछता हूँ बहुत ज्यादा किताबें वो बता देते हैं और फिर बच्चे जो सामने से पूछते हैं कि ऐसा हो नहीं सकता है कि आप इतनी किताबें पढ़ी हो। तो आप एक बार बताएंगे कि आपने कौन कौन सी किताबें यूज देखो, की? मैं सिंपल सी किताबें बताऊंगा, कुछ बहुत ज्यादा नहीं बताऊंगा। मेनली मैंने अपने नोट्स पढ़े पहले, कॉन्सेप्ट के लिए मैंने अपने नोट्स पढ़े, फैक्ट के लिए मैंने लूसेंट पढ़ी जी, लूसेंट भी मैंने सब्जेक्टिव भी पढ़ी जी, ठीक है। उत्तराखंड के लिए आपका परीक्षावाणी इनफ है जी, ठीक है। थोड़ा से बाहर आप अजय सिंह रावत इसमें जा सकते हो, लेकिन अजय सिंह रावत को पढ़ने में क्या है कि दिक्कतें बहुत है, बहुत कुछ डेटा है, हर कोई पढ़ नहीं पाता है। तो इसके लिए आप कोई वन लाइनर खरीद दो या किसी के नोट्स मांग लो। सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आपके अगर कोई सीनियर है तो आप उनसे नोट्स मांग लो, वो पढ़ लो, आपकी एनर्जी वेस्ट नहीं होगी। और रही बात हिंदी की, तो लूसेंट बेस्ट है आपका, लूसेंट बेस्ट, हिंदी की लूसेंट बेस्ट है। किसी भी एक चीज को करना होता है, बाकी तो वहाँ पे आपके कॉन्सेप्ट वहाँ पे काम आते हैं। तो मतलब आपका इतना पढ़ के सिलेक्शन हो गया इनमें? इतने कोई अच्छे से पढ़ना होता है। अच्छा, अच्छे अगर बहुत सारे बुक्स को आप थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हो तो उसका कोई फायदा नहीं है। आप एक अपनी कोर बुक रखिए, उसी को बार बार पढ़े, उसी को जितने बार रगड़ सकते हो रगड़िए, उतने से सिलेक्शन होता है। क्योंकि मेरा मानना ये है कि 70 से 80 क्वेश्चन आपके बेसिक्स होते हैं, अगर आपके वो खराब नहीं होते हैं तो आप सिलेक्शन लेते हो। आप बाहर कोई टफ क्वेश्चन की वजह से नहीं होते हो। किसी भी पेपर में आप ऐसा नहीं होता कि कोई अलग सा क्वेश्चन आया, टफ सा क्वेश्चन आया, उसके चक्कर में आप बाहर होंगे। जिस दिन भी जब भी आप बाहर होते हो या सिलेक्ट होते हो, सिर्फ बेसिक के बेस पे होते हो। बेसिक क्वेश्चन गलत करने के कारण ही आप उस परीक्षा से बाहर होते हो। बेसिक क्वेश्चनों को सही करने का से ही आपका सिलेक्शन होता है, वो अलग क्वेश्चन को कोई मायने नहीं रहता है। जी जी जी। तो आपने बताया कि आपने सेल्फ स्टडी करी और ऐसे करी। एक सवाल और रहता है बच्चों का कि बहुत बच्चे कहते हैं कि बुकें तो आपने बता दी, क्योंकि सुनील भाई जो है अध्यापक हैं, तो बुकों को पढ़ने का क्या तरीका है? जैसे आप परीक्षावाणी पढ़ रही है, जीएस, कैसे कोई स्टूडेंट अगर पढ़ना चाह रहा है सेल्फ स्टडी कर कैसे पढ़े इन बुकों को? आपको टारगेट बेस्ड पढ़ना होगा जी, ठीक है ना। आप इस तरीके से नहीं पढ़ सकते कि भाई मैं इतने घंटे पढ़ रहा हूँ या इतने मिनट पढ़ रहा हूँ। आपको एक तरीका होता है, आपको सब्जेक्ट डिसाइडेड करने होंगे कि मुझे अगर एक पॉलिटी पढ़ना है तो पॉलिटी एक समझने वाला सब्जेक्ट है। अगर इसके साथ में मैं कुछ ऐसा सब्जेक्ट लेकर चलूं जो इंटरेस्टिंग हो, जो डेट वाला हो, तो आप हिस्ट्री ले लो जी। तो इस तरीके से आप सबका
अपना अपना तरीका होता है, इसमें ये नहीं है कि जो मैं बताऊं वही बेस्ट होगा, ठीक है। और मैंने जो खत्म किया है तो मैंने तो फिनिश क्लास के दम पे किया है। क्लास में मुझे जो टारगेट मिलता था मैं उससे अच्छे से करता था बस। उसके बाद भी जो मैंने लूसेंट, हाँ जो क्लास में मेरी जो कॉन्सेप्ट वाली समझ थी वो तो उस पर तो पकड़ बन गई थी, लेकिन मेरे लूसेंट के फैक्ट पे पकड़नी थी। तो लास्ट ईयर जब कनिक साहेब का और इसका वीडियो का पेपर हुआ था, तो उससे 4 से 5 महीने पहले मैंने प्रैक्टिस सेट लगाया। वहाँ पे मानवेंद्र सर हैं जो हमें प्रैक्टिस सेट कराते थे। और सर टारगेट होता है एक, आपने देखा कि वीकली एक टारगेट होता था, और मैं उन टारगेट्स को बहुत ज्यादा सीरियस लेता, क्योंकि मुझे पता था कि मेरा जो कमजोर पोर्शन है वो क्या है, वो फैक्ट है। फैक्ट लूसेंट के अंदर है, और जो टारगेट दिए जाते थे वो एक्चुअली लूसेंट से ही दिए जाते थे। तो मैंने उन्हें बहुत सीरियसली लिया। मैं उसमें उनमें बेस्ट परफॉर्म करने की सोचता था। उसमें पेन मिलती थी, मैं कोशिश करता था कोई ना 3 पेनों में से 1 पेन मेरे हाथ लग जाए। और उस टाइम पे मेरा ग्रुप भी बहुत अच्छा था, ये सारे लोग ही उसमें बहुत बेस्ट परफॉर्म करते थे। तो इन सभी लोगों से मुझे अच्छा मोटिवेशन मिला, और इस कारण मैंने अपने सब्जेक्ट को मैंने इस तरीके से पढ़ा। बाकी सबका अपना अपना तरीका होता है। तो जैसा कि सुनील भाई से आपको उम्मीद करता हूँ बहुत कुछ सीखने को और बहुत कुछ जानने को मिल रहा होगा। एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अभी तक आपने इतना वीडियो देखा है तो उम्मीद करता हूँ आप बहुत सी चीजों को समझ रहे होंगे और आपको अपने सवालों के जवाब मिल रहे होंगे। इसी तरीके से जो टॉपर्स यहाँ पर आते हैं उनसे जो आपका सवाल होता है वो आप सवाल हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ताकि हम कोशिश करेंगे कि अगली बार जो भी हमारे साथ यहाँ पर मेहमान हो या कोई टॉपर होगा उससे आपके सवाल पूछ सकेंगे। तो वीडियो को आप अधिक से अधिक लाइक करें, और चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सुनील भाई, बातें बहुत ज्यादा हो गई है। दरअसल आपने देखा होगा कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं यहाँ पर उत्तराखंड के अंदर, नई नई तैयारी करना चाहते हैं। जैसे अभी सुना है पुलिस की पोस्टें आएंगी, या फिर कुछ नए अभी जो 12th कर रहे हैं उसके बाद यहाँ पर आएंगे। तो किसी भी एक नए स्टूडेंट को जब वो तैयारी कर रहा हो, किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए? अगर कोई भी नया स्टूडेंट आ रहा है, मैंने आजकल एक ट्रेंड देखा है बहुत ज्यादा प्रैक्टिस सेट का। जी आप भी देखते होंगे कि प्रैक्टिस सेट का एक बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रहा है। लेकिन प्रैक्टिस सेट, मेरा जो पर्सनल मानना है, खुद का मानना है, प्रैक्टिस सेट उनके लिए है जो एक बार अपने सब्जेक्ट कर चुका है जी। उसके बाद प्रैक्टिस सेट अगर वो करेगा तो जाके उससे फायदा है जी। आप प्रैक्टिस सेट से इन्फॉर्मेशन तो कलेक्ट कर सकते हो, जरूरी नहीं कि जो इन्फॉर्मेशन आपने कलेक्ट कर रही है वो पेपर में आ जाए। सही बात है। पेपर में कॉन्सेप्ट आ सकते हैं आपके, उसको घुमाकर पूछ सकता है। तो मेरा किसी भी नए स्टूडेंट से यही एक सुझाव होगा मेरा कि पहले अपने सब्जेक्ट्स पे कमांड बढ़ाओ, अपने सारे सब्जेक्ट क्लियर करो, उसके बाद प्रैक्टिस सेट आओ, तो आपको उसका 2 गुना लाभ होगा, और आपको एक्चुअली जो वैल्यूज होगी वो प्रैक्टिस सेट की तभी मिलेगी जब आप पूरा सिलेबस कर लो। हाँ जी बिल्कुल, पूरा एक सिलेबस कर लो उसके बाद। तो आप जैसे कि अभी फिलहाल 2-3 परीक्षाओं में आपका चयन हो चुका है, आगे क्या सोच रहे हैं आप कि आपको कोई ज्वाइनिंग करनी है, या आप अपनी टीचिंग जारी रखेंगे, साथ ही साथ आप लाइब्रेरी संचालक हैं, लाइब्रेरी चलाएंगे, कैसे करेंगे इतना सब कुछ मैनेज आप? फिलहाल तो मेरा यही है कि अगर देहरादून के पास में ज्वाइनिंग आ जाती है जी, तो फिर मैं अपनी जॉब भी कर पाऊँ जी, टीचिंग भी कर पाऊँ जी, और लाइब्रेरी भी संचालित कर पाऊँ। मतलब आप कुछ छोड़ेंगे नहीं? मतलब कोशिश तो ये है फिलहाल। ठीक है, बहुत अच्छी कोशिश है आपकी। अच्छा सैम भाई, दरअसल सुनील भाई जो है हमारे संघर्ष के साथी रहे हैं। संघर्ष जब आपने उत्तराखंड में दौड़ देखा था कि तमाम धांधलियों का दौर चला था, सुनील भाई भी हमारे साथ उनमें से हैं। मतलब हम दोनों साथ में, या फिर हमारे साथ और भी लोग थे। लगातार हम आंदोलन से शुरू से जुड़े रहे और लास्ट तक हमने करा। वर्तमान में हम इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि सब अपने निजी कार्यों में व्यस्त हैं। किसी को पढ़ाई करनी है, कोई कहीं पढ़ाता है, कोई लाइब्रेरी चलाता है। सुनील भाई, बेरोजगार संघ के बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, बेरोजगार संघ के बारे में मेरी सकारात्मक राय है जी। ठीक है, बहुत सारे बोलते हैं कि बेरोजगार संघ सिर्फ पेपरों को कैंसिल कराते हैं, ऐसा भी नहीं है। बेरोजगार संघ ने इस बार तो पेपर को कैंसिल नहीं किया जी। बेरोजगार संघ ने 746 को तो कैंसिल नहीं किया जी। बेरोजगार संघ ने आपका पटवारी को कैंसिल नहीं किया जी। हाँ, जिनको कैंसिल किया है हमें ये कहीं ना कहीं मानना होगा कि उनमें धांधलियों का स्तर बहुत बड़ा था। देखो मुकुल भाई, आज भी वीडियो बीपीडीओ का रिजल्ट आया है जी। और तब भी जो 2022 में था तब भी वीडियो बीपीडीओ का रिजल्ट आया था जी। आपने उस टाइम पे देखा होगा कि आपको गिने चुन के अपने आसपास के लोग मिलते थे, जबकि सारे के सारे डिजर्विंग थे, सारे पढ़ रहे थे। आपको पता ही नहीं चलता था कि सिलेक्शन हुआ कहाँ से जी। कौन है, कहाँ के हैं, किस गाँव के हैं, कब पढ़ा है, कब नहीं पढ़ा है, तो आपको कुछ पता नहीं चल रहा था। लेकिन आज आपका ने रिजल्ट देखा होगा, जहाँ पे आप खड़े रहे होंगे 10 से 12 बच्चे आपको वहीं पे मिल रहे होंगे, जहाँ आप जा रहे होंगे वहीं आपको बच्चे मिल रहे होंगे। आज आप इतने इंटरव्यू इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि बेरोजगार संघ था जी। बिल्कुल बेरोजगार संघ था।
और ये भर्तियां निरस्त हुई, इसलिए आप अपने साथ वालों का इंटरव्यू कर पा रहे हैं। और हम इंटरव्यू इसलिए दे पा रहे हैं क्योंकि एक संघ था जी, जिन्होंने बहुत अच्छे से अपनी भूमिका निभाई। मैं तो यही कहूंगा जी। तो सुनील भाई, जैसा कि आप सब चीज अपने बारे में बता चुके हैं, तो आपने ये भी बताया कि लाइब्रेरी आप संचालन करेंगे। एक आजकल आपने सुना होगा, बहुत ज्यादा चल रहा है सोशल मीडिया पर कि अगर जैसे कि आपने भी 2-3 परीक्षाएं उत्तीर्ण करी हैं और बच्चों का काफी मैसेज वायरल हो रहा है या चल रहा है कि अगर आपने एक परीक्षा निकाली आप वहां पर डीबी मत कराइए या यहाँ पर मत जाइए, वेटिंग आएगी। तो इस जो पूरी थ्योरी बन चुकी है, मतलब एक जो नया एक सवाल खड़ा है, इसे आप किस तरीके से देखते हैं कि कोई डीबी क्यों ना कराए, चाहे भी तो क्यों जाए, क्या मतलब आपकी तरफ से है इसके बारे में? देखो, वैसा तो ठीक है जी, अगर हम भावनात्मक रूप से देखें तो ठीक है कि अगर हम किसी एक को का चयन करना है, क्योंकि हमें जाना तो एक ही में है जी, बिल्कुल। हमने 2 जॉब तो करनी है नहीं, जी, तो क्यों ना उस बच्चे का भला हो जाए जो वेटिंग में है। जी, तो ये भी ठीक है, लेकिन मैं इसमें एक लेकिन लगाना चाहूंगा। जी, ठीक है, लेकिन मैं उन बच्चों के लिए लगाना चाहूंगा कि अब चलो 746 के लिए ले लेते हैं आप, जी। ठीक है ना, चलो बीपीडीओ किसी को ले लो, ठीक है। जी, 746 में क्या था कि 746 के चांसेस बहुत कम थे कैंसर होने के, जी, ठीक है ना। जी, अब जिनको आप कह रहे हो कि सीट छोड़नी चाहिए इनके लिए या फिर कुछ भी, जी। ठीक है ना, तो कुछ बच्चे इनमें से वो भी है जो पूरी कोशिश में थे कि क्या ये पेपर भी कैसे करके कैंसिल हो जाए और हम इसमें दोबारा हमें देने का मौका मिले। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि उस टाइम पे जो बच्चे थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं तो उनको ये मानना चाहिए कि जो आगे हैं वो आपसे ज्यादा डिजर्विंग है। बिल्कुल सही, ठीक जाहिर है, सी वो बात भी मेहनती हैं। जी। तो वहां पे पेपर कैंसिल होने का मतलब है कहीं ना कहीं उनका भी हक मारा जा रहा है, ठीक बिल्कुल है। सही हाँ, बात। लेकिन मैं इस चीज का समर्थन हूँ, ठीक है, वो चीजें छोड़ो, वो तो मेरी निजी वो थी, ठीक है, जी। लेकिन मैं इस चीज का समर्थन करता हूँ कि ठीक है भाई, कि अगर जाना एक ही में है तो हम ये कर सकते हैं कि डीवी डीवी एक में कराएं या आयोग को लेटर लिख दें या ना जाएं, तो ये हो सकता है, इसमें कोई वो नहीं है। जी। ठीक है। सुनील भाई, अंत में आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। आप सब इतना कार्य कर रहे हैं, ये चाहे लाइब्रेरी संचालन का हो या फिर आपको पढ़ाने का कार्य हो या खुद पढ़ने का कार्य हो, इतना सारा मोटिवेशन कहाँ से लाते हैं आप? मतलब कैसे मैनेज करते हैं चीजों को? अब ये तैयारी ने सब कुछ सिखा लिया है, जी, है ना। तैयारी आपको सिर्फ पेपर निकालना नहीं सिखाती है, मेरा मानना है कि तैयारी आपके अंदर का आपको निकालती है, जी, है ना, आपके संघर्ष को निकालती है, आपके धैर्य की परीक्षा ही तैयारी है। जी, तो आप कह सकते हो कि तैयारी ने ये धैर्य सिखाया है, ये मेहनत करना सिखाया है, ये सारी चीजें तैयारी ने हमें दी है। जी। तो भविष्य में जो अब आपकी वीडियो देखकर काफी लोग इंस्पायर होंगे, क्योंकि दरअसल हमारी वीडियोस सारे उत्तराखंड से देखी जा रही है, चाहे यूट्यूब पर देखें, फेसबुक पर देखें। तो जो भी लोग आपकी वीडियो देख रहे हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? उनके लिए मैसेज यही है, आप अपनी मेहनत करिए। खासकर उन बच्चों के लिए मैसेज देना चाहूंगा जो कुछ नंबरों से इस पेपर में रह गए हैं। बड़े क्षमतावान बच्चे थे, बड़े डिजर्विंग बच्चे थे, लेकिन कुछ नंबरों से रह गए हैं। उन्हें मैं ये कहना चाहूंगा, ये एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम का नेचर है, हर कोई सिलेक्ट नहीं हो सकता है, ये आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि फिक्स सीट है। कुछ को अंदर जाना है तो कुछ को बाहर होना ही है। कभी हमारे साथी भी सिलेक्ट हुए थे तो हम बाहर हुए थे, आज हम सिलेक्ट है तो हमारे कुछ साथी बाहर हैं। तो ये तो चलता रहता है, ये सारा एक प्रोसेस का पार्ट है। आप अपने मेहनत से लगे रहो, ऐसा दिन जरूर आएगा जो आपका होगा, वो 2 घंटे आपके होंगे और आपका चयन होगा और आपका चयन अच्छे पदों पे होगा। कभी कभी कुछ बच्चों का पेपर इसलिए भी नहीं निकलता है क्योंकि आगे उसे और अच्छा निकालना होता है। जी, ऐसे हमने बहुत बच्चे देखे हैं। तो ये थे हमारे साथ सुनील बिष्ट जी, जैसा इन्होंने बताया, इनकी बहुत अच्छी इनकी जर्नी रही। तो उम्मीद करता हूँ बहुत कुछ आपको इस वीडियो से सीखने को मिला होगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। मिलेंगे आपको अगली बार किसी नए टॉपर के साथ। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जल्द मुलाकात होगी आपसे अगले शो पर।